बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 58 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी का गिरना इसके लिए क़यामत साबित हुआ। सद्दफ़ उरीसा दोनों नौकरानियाँ जाला सारी भीड़ों की तरह उससे चिमट गईं। चंद सेकंड बाद शानी ने महसूस किया कि भारी भरकम जाला उसके सीने पर चढ़ी बैठी है और बड़ी वहशत से उसका गला घूंट रही है। उसके मुंह से शानी के लिए बदतरीन सलावातें निकल रही थीं। शानी का ज़हन धुंधलाने लगा। इसका जिस्म तो पहले ही ज़रबों से चूर था, अब सांस भी सीने से बिछड़ने लगी। धोती कुर्ते वाली एक और मोटी ताज़ी नौकरानी अंदर दाखिल हो गई। उसके हाथ में नमक मिर्च कूटने वाला डंडा था। गालबन वो ये डंडा हथियार के तौर पर लाई थी, लेकिन उसके पहुंचने तक बाजी उलट चुकी थी। शानी ने जोर लगाकर जालाओं को अपने सीने से हटाना चाहा, मगर वो गोश्त की पहाड़ी टस से मस नहीं हुई। चंद लम्हे बाद जाला की हाँफती आवाज़ शानी के कानों में पड़ी। वो कुदरत की बीवी को मुखातिब करके कह रही थी, बीबी साहिबा आप चाहें अपना हरज ना करें, आज तो हम फूलन देवी की सारी अकड़ इसकी नाक के रस से निकाल देंगे, एकदम तीर की तरह सीधी हो जाएगी। कुछ देर बाद शानी ने सद्दफ़ और उरीसा को दरवाजे से बाहर जाते देखा। जालान के कहने पर एक औरत ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जालान ने शानी के सीने पर चढ़े चढ़े कई तमांचे इसके मुंह पर मारे। फिर एक औरत से मुखातिब होकर बोली, रशीदा कपड़े उतार दे इस हराम जादी के, एक तार ना रहे इसके पिंडे पर। फिर वो दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली, शायदा तू एक चारपाई से रस्सी खोल ला, आज रात भर इसको छत से उल्टा ना लटकाया तो जालान नाम नहीं मेरा। शायदा नामी औरत तेजी से बाहर निकल गई। तनुमंद रशीदा शानी के कपड़े फाड़ने के लिए आगे बढ़ी। शानी गोश्त की पहाड़ी के नीचे हिल भी नहीं सकती थी। इसकी गर्दन पर जालां की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इसे लगता था कि गर्दन हिलाई भी तो टूट जाएगी। फिर शानी की निगाह खिड़की से गुजरकर साथ वाले कमरे की खिड़की पर पड़ी। उसकी रही से ही जान भी निकल गई। जाली के साथ मुन्ना चिपका हुआ था। वो नाकाबिले बयान करब के साथ रो रहा था। उसकी मासूम आंखें अपनी ताती की बेबसी का तमाशा देख रही थी। ताती जो दुश्मनों के दरमियान यकसर बेआसरा और बेबस थी। रशीदा ने पहले दाईं तरफ से शानी की कमीज फाड़ी, फिर इसके हाथ ज़ेरीन लिबास की तरफ बढ़े। ये सब कुछ शानी के लिए अज़ियतनाक था, लेकिन इससे भी अज़ियतनाक बात यह थी कि उसे एक चेहरा नजर आया। एक जाना पहचाना चेहरा था। शानी ने पूरी आंखें खोलकर उस चेहरे को पहचानने की कोशिश की। इसके डूबते ज़हन में जमाखा सा हुआ। इसने शनाख्त कर लिया, यह बाबर था, वही जिसने कुछ देर पहले दरख्तों की झुंड में बरसती बारिश के दौरान में शानी से जबरदस्ती की कोशिश की थी। बाद वो चौधरी बशीर के उताब का शिकार हुआ था। उसकी लाश नाबूद करने के लिए कीमा कूटने वाली मशीन लाई गई थी। शानी तब बाबर उसकी मौत के दरमियान दीवार बनी थी। ये सब बातें एक सेकंड के अंदर शानी के जहन से गुजर गईं। बाबर की घनी मूंछें खिड़की से दाखिल होने वाली रोशनी में दमक रही थी। उसके करख्त चेहरे पर 20-22 रोज पुरानी चोटों के निशान थे। वो अजीब नजरों से शानी की तरफ देखने लगा। एक दुश्मन की नजरें थी, लेकिन इनमें दुश्मनी के सिवा भी कुछ था। वो बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। वो अंदर आया तो शानी से चिमटी हुई बेरहम औरतें साकत हो गई। जाला ने शानी की गर्दन पर गिरफ्त कायम रखी, ताहम वो इसके सीने से उतर आई। बाबर की भारी आवाज शानी के कानों से टकराई, चलो दफा करो इसे, बहुत हो चुकी इसके साथ। पर चौधरी जी, इस सूरनी ने मारा है हजरत साहब की बीबियों को, इतना शोर शराबा मचाया कि कुछ ना पूछें जी। मुझे पता लग गया है सब कुछ। ये अपनी बेड़ी में खुद वट्टे डाल रही है, पर अभी से ले जाकर कमरे में बंद करो, शाम को इसके बारे में फैसला करेंगे। लेकिन तुम्हें कहा है ना, अभी जाकर इसे कमरे में बंद करो। बाबर ने तेजी से जाला की बात काटी। जाला ने बादले नौखास्ता शानी की गर्दन छोड़ दी। पर मुझे मुन्ने से मिलने दो, खुदा के लिए मुझे मिलने दो, शानी ने नीम बेहोशी की कैफियत में कहा। वो अभी तक फर्श पर पड़ी हुई थी। बाबर के चेहरे पर चलने के लिए तजब्जुब के आसार नजर आए। फिर वो बेजार लहजे में बोला, अभी इसे कमरे में ले जाओ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। नहीं, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी, मुझे मुन्ने को देखने दो। शानी अड़ गई। कुछ देर तक ये कशमुकश जारी रही। फिर बाबर बोला, ठीक है, मैं उसे ले आता हूँ, मगर उसे देखकर तुमको अपने कमरे में वापस जाना होगा। शानी ने आंसू बहाते हुए इस बात में सर हिलाया। मुन्ना खिड़की से हट चुका था, शायद उसे हटा लिया गया था। बाबर लंबे ढक भरता कमरे में चला गया। उसकी वापसी 4-5 मिनट बाद हुई। मुन्ना उसके हाथों में था, वो अब ऊँग रहा था। उसे देखते ही शानी को अंदाजा हुआ कि खबीज सद्दफ ने उसका रोना बंद करने के लिए उसे कोई ट्रैंकुलाइजर दे दिया है। उसने अपनी बारी पलकें उठाई और शानी को देखकर सिसकने लगा। शानी ने फर्श पर बैठे बैठे उसका मुंह चूमा, हाथ चूमे, पाँव चूमे, उसे सीने से लगाकर देर तक रोती रही। बस थोड़ी देर में वो सो गया। बाबर के इशारे पर जाला ने उसे शानी की गोद से खींचा और वापस ले गई। कुछ भी था, एक माँ की तरफ बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रही थी। शानी को दोबारा उसके कमरे में बंद कर दिया गया। उसी रोज दोपहर को कमरे की तमाम खिड़कियों की चुटकियां भी तब्दील कर दी गई थी। अगले 2-3 रोज शानी ने इसी कमरे में गुजारे। यह कच्ची दीवारों, कच्चे फर्श और नीची छत वाले खालिस देहाती कमरा था। बिजली 24 घंटे में बस 8-10 घंटे आती थी। रात को अक्सर लालटेन रोशन करना पड़ती थी। जाला शानी के इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। इसकी पेशानी पर एक गहरा नील था। ये उसी रिंगा मुश्ती की निशानी था जो उस रोज मुन्ने तक पहुंचने के लिए हुई थी।
उस दिन के बाद जाला ने शानी को हाथ नहीं लगाया। ताम उसकी आंखें शानी पर मुसलसल कहर बरसाती रही थी। शानी को 24 घंटे में बस शाम के बाद थोड़ी देर के लिए कमरे से निकाला जाता था। ये एक दरमियानी साइज का हवेली नुमा मकान था। खुले हाथे में मवेशी घोड़े वगैरह मौजूद थे। कहीं पास ही से डीजल इंजन की कू भी सुनाई देती थी। उस दिन के बाद बाबर नजर नहीं आया था। हाँ था, वो शाम की झलक एक बार जरूर शानी ने देखी थी। उसने नए कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी मुंडी हुई थी और पहले की निस्बत साफ सुथरा नजर आता था। ये वैसी बिल्ली मार इसके साथ ना जाने क्या सुलूक करने वाला था। इस सवाल का जवाब सोच सोच कर शानी का दिमाग शल हो गया था। शानी को सबसे ज्यादा परेशानी मुन्ने के सिलसिले में थी। वो अभी तक हवेली ही में था, मगर शानी को उसकी शक्ल नजर ना आई और ना ही आवाज सुनाई दी। ये चौथे दिन का जिक्र है। शानी को डोला नजर आया। वो अजीब उलिये में था। उसने चोली और घाघरा पहन रखा था, हाथों में चूड़ियां और नाक में नथनी थी। अपनी मर्दाना शबात और छोटे छोटे बालों के साथ वो मुज़ीका खेज नजर आ रहा था। वो खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुआ। 2 नौकरानियां उसके साथ आई थी। उन्होंने इस बेमामूल दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया। डोले का चेहरा मामूल के मुताबिक मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। ये खुदादाद मुस्कुराहट थी जो मुस्तकिल तौर पर उसके चेहरे से चिमटी रहती थी। ये दोपहर का वक्त था। वो ट्रे में शानी के लिए गोश्त, गोभी का सालन और तंदूरी रोटियां लेकर आया था। शानी ने कहा, ये क्या उलिया बना रखे है डोले? मैंने खुद थोड़ी बनाया है, इन्होंने बना दिया है। इनका ख्याल था कि मैं ये कपड़े पहनकर शर्मिंदा हो जाऊंगा, मुंह छुपाने लगूंगा। लेकिन आपको पता है बाजी जी, मैं इस किस्म की बातों की परवाह नहीं करता। इन्होंने मुझसे कहा डांस करके दिखाओ, मैंने वो भी दिखा दिया। फिर कहने लगे कलाबाजियां लगा कर दिखाओ, मैंने वो भी लगा दी। आपको पता ही होगा कि मैं सर्कस में काम करता रहा हूं। नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कम पता है। चले अब चल जाएगा जी, मैं 1-2 दिन में आपके साथ ही रहूंगा। वो क्यों, ये आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा खाना खाएं। वो अपने छोटे छोटे हाथों से ट्रे शानी की तरफ खिसकाते बोला। शानी ने नफी में सारी लाया तो डोले ने कहा, देखें बाजी जी, अगर आपने खाना ना खाया तो फिर मेरा यहाँ आना बिल्कुल बेकार होगा, और आप जानती हैं कि बेकार बंदे की बात कोई नहीं मानता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कल सारी रात आप रोती रही हैं इसी तरह तो आप अपना नुकसान कर लेंगी। मैंने कल वड्डे चौधरी से कहा था कि अगर आप मुझे बाजी जी के पास रहने दे तो मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा और उनका रोना धोना भी बंद करा दूंगा। अब आप सोच लें, अगर थोड़ा सा खाना खा लेंगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी और ये उम्मीद भी पैदा हो जाएगी कि ये लोग मुझे आपके साथ रहने दें। 2-4 मिनट में डोले ने शानी को कायल कर लिया। उसने खुद पर जबर करके चंद लम्हे लिए और पानी पिया। उसके बाद शानी की जबान पर सबसे पहला सवाल मुन्ने के बारे में आया। डोले ने शानी को बताया, बच्चा इस हवेली में है लेकिन अब एक दूसरे कमरे में मौजूद है। 2 दिन पहले आपने उसकी आवाज़ सुनकर खिड़की तोड़ दी थी। अब वड्डे चौधरी जी नहीं चाहते होंगे कि उसकी आवाज़ आपके कानों तक आए। वड्डे चौधरी से डोले की मुराद ताऊ शामी था। वो अब कैसा है? शानी ने पूछा। अब ठीक हो रहा है, बुखार भी उतर रहा है, दिन में 1-2 बार जिद पर उतर आता है, आपको आवाज़ें देता है पर ज़्यादा नहीं रोता, जल्दी सो भी जाता है। शायद वो डॉक्टर नहीं उसको कोई दवा शवा दे देती है। कौन डॉक्टर नहीं? वही आपने मार मार कर जिसके खन्ने सेक दिए थे, उसकी सोकन भी नीलो नील हो गई थी। वो दोनों यहीं पर है? हाँ जी, एक मुरीद भी है उनके साथ, वही गोड़ मुंह और दाढ़ी वाले। पता चला है कि वो भाई साहब भी कल परसों तक यहाँ आ रहे हैं, जिनको हजरत साहब कहा जाता है। यहाँ तो बड़ी कदर है जी उन हजरत साहब की, पता नहीं कि पहले सी थी या अब हो गई है। हर काम हजरत साहब से या उनकी बीवियों से पूछ कर किया जाता है। अब भी जब यहाँ मैं आ रहा था तो वो दोनों जालां को पलंग पर लिटाकर उसके साथ अल्लाह जाने क्या कर रही थी। क्या कर रही थी? वो जी जालां को पेट पर वही साड़ सा निकल आया है, अब तो उसकी टांगों पर भी है, इसीलिए तो वो आज आपको खाना देने भी नहीं आई है। बड़ी जलन पड़ी थी उसको, पलंग पर भैंसे की तरह हाथ पांव हिला रही थी। अल्लाह माफ करे, बिल्कुल वही हालत हो रही है जो चौधरी बशीर साहब की हुई थी। शानी के लिए ये इतला सनसनीखेज सी, इसका ध्यान चौधरी बशीर की तरफ चला गया। जब कादरा और ताऊ शाम वगैरह उसे मुरीद के से उठा कर लाए। चौधरी बशीर बुरी तरह बीमार था। अगले रोज लाहौर में उसके टेस्ट वगैरह होने थे। खबर नहीं थी कि अब वो कहाँ है और किस साल में है। उसने शानी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, मगर वो फिर भी उसे याद कर रही थी, उसकी सेहत के बारे में सोच रही थी। चौधरी बशीर के बारे में कोई इतला है? शानी ने डोले से पूछा। डोला अपनी कलाई की चूड़ियों को छेड़ते हुए बोला, कल चौधरी उशाम साहब आए थे, अपने एक बंदे से बात कर रहे थे। थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी, वो शायद कह रहे थे कि बशीरे को लाहौर के हॉस्पिटल भेज दिया है। शानी ने डोले की बात पर गौर करते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि चौधरी उशाम आए थे, क्या वो यहाँ नहीं रहते हैं? डोला अपनी आवाज़ मजीद दबाते हुए बोला, जी नहीं, वो कहीं और रहते हैं। या तो बस उन्होंने 2-3 बार चक्कर लगाया है, या उनका एक पुत्र रहता है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, बस 15-16 साल का होगा। मेरा ख्याल है कि चरस का नशा करता है। वो हवेली के दूसरे हिस्से में अपनी बीवी के साथ रहता है। बीवी के साथ? तुम तो कह रहे हो कि 15-16 साल का है। बीवी भी तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस कुड़ी सी है, मैंने बस दूरी से एक बार देखा था।
मुझे तो वो उस बाजार ही की लगी है। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, टिक्का सुर्खी पाउडर लगाया हुआ था। रात को हवेली के उस हिस्से से चमचम नाचने की आवाज भी आती है। मुझे तो कभी आवाज नहीं आई, शानी ने कहा, लेकिन मुझे आ जाती है। मेरे कान काफी तेज हैं, डोले ने मुस्कुराते हुए कहा। शानी को याद आया जब कादरे और ताऊ शाम वगैरह से बचने के लिए वो डोला डाले के किनारे सरकंडों में घुस गए थे, तो डोले ने न जाने कितने फासले से ट्रैक्टर की आवाज सुन ली थी और शानी को पहले से आगाह कर दिया था। इसके सूंघने की हिस्स भी काबिले जिक्र थी। शुमाइला के घर में वो हांडी के जलने या लगने की भू इब्तदाई मरहले में छत पर से सूंघ लेता था। गालबन कुदरत ने उसका कद लेकर बदले में कुछ देकर सलाहियतें अता कर दी थी। वो अजीब शख्सियत का मालिक था। मौजूदा हालात में शानी गम क्या था, अंधेरे में थी। मारपीट के सबब इसका सारा जिस्म फोड़ा बना हुआ था। आंखें अक्सर रिसती रहती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मगर डोले की आमद उसे बुरी नहीं लगी थी। सबसे अहम बात यह थी कि डोले के जरिए से इर्द गिर्द के हालात का कुछ इल्म हो रहा था। डोले के जरिए शानी को दो अहम तरीन बातों का पता चला। पहली ये कि जाला पर फिर जल्दी बीमारी का हमला हुआ था और दूसरी ये कि कुदरतुल्लाह यहाँ ताऊ शाम के डेरे पर कदम रंजा फरमाने वाला था। कुदरत की बीवियों से हाथापाई करने की सजा जाला ने शानी को जी भर कर देनी थी। अगर बाबर दरमियान में ना आता तो वो पता नहीं किस हद तक जाती, मगर अभी भी इस सजा को खत्म तस्वुर नहीं किया जा सकता था। असल सूरत हाल तो कुदरत के आने के बाद वाज़े होना थी। डोला और शानी देर तक बातें करते रहे। इन बातों के दौरान पता नहीं क्यों शानी को चौधरी बशीर से आखिरी मुलाकात याद आ रही थी और उसके साथ पिचके हुए मोबाइल फोन और गोली का ख्याल भी जहन में आता रहा था। फिर शानी के मजरूब बाजू और कंधों में दर्द होने लगा। वो जरा कमर सीधी करने के लिए पलंग पर लेट गई। डोला चादर बिछाकर कच्चे फर्श पर दराज हो गया। डोले के हर अंदाज में बेजरर सी बेतकल्फी थी। 15-20 मिनट इसी तरह गुजरे। फिर एक दूर अफ्तादा आवाज इसके कानों में पड़ी और इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। कोई शख्स हवेली से बाहर गांव की गली से गाता हुआ गुजर रहा था। उसकी पुरसोज आवाज दोपहर की खामोशी में तैर रही थी। मेरियां गल्लां याद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी, फिर मैं तेनू बहुत याद आवांगा। इस गुदाज आवाज ने शानी का ध्यान रुस्तम की तरफ मोड़ दिया। उसका ख्याल आते ही शानी की आंखें रिसने लगी। वो कहाँ था? क्या वो कभी इसे देख सकेगी? अगर इसने मौत की सरहद पार नहीं की थी और अभी जिंदा था तो क्या कभी वो उसके सामने आएगा? अगर वो उसके सामने आया तो वो क्या करेगी? ऐसी तो हरगिज नहीं थी। वो तो किसी की छोटी सी तकलीफ पर भी तड़प उठती थी। फिर उससे ऐसा क्यों कर हुआ था? शायद ये जो कुछ हुआ था मोहब्बत ने किया था। मोहब्बत जो नामी तपते सहराओं में नंगे पांव चलने का है। मोहब्बत कड़े इम्तिहान लेती है, सख्त तरीन आजमाइशों से गुजरती है, मगर सिला भी तो देती है। ये कैसी आजमाइश थी कि आजमाइश से गुजरने वाला भी बाकी नहीं बचा था। हो खुदाया, ये क्या हो गया मुझसे? पछतावे की आतिशी आंसू इसके रुखसारों पर फैलने लगे। चौधरी बशीर की सलामती सोचते सोचते इसने उस शख्स को मौत के मुंह में धकेल दिया जो बेलोसी में अपनी मिसाल आप था, जो कदम कदम पर इसके लिए दुखों के पहाड़ सहता रहा था। एक बार फिर वो जान का मंजिर शानी की निगाहों में घूमने लगा जब रुस्तम एक खाली पिस्तौल के साथ खूनख्वार बिल्ली मारों के नरगे में था और जानकुनी के आलम में आखिरी मुजाहमत कर रहा था। ये उसे अगले दिन का वाकया है। शानी को अपने इर्द गिर्द हलचल महसूस हुई। डोले ने कहा, पाजी जी, मुझे लगता है कि हजरत साहब आ गए हैं। शानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो खुद को आने वाली सातों के लिए तैयार करने लगी। इसे कुछ पता नहीं था कि इस बैरूपीय आमल की तरफ से इसके साथ क्या सलूक होने वाला है। करीबन 1 घंटा सख्त तनाव में गुजरा। शानी को अंदाजा हो रहा था कि कुदरतुल्लाह जाला का मुआयना करने में मसरूफ है। बिलाखिर कदमों की चाप सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला और शानी को ताऊ शाम की भयानक शक्ल नजर आई। उसके साथ कुदरत था। वो पतलून कोट पहने हुए था, टाई भी लगा रखी थी। वो किसी भी जाविये से आमल या पीर फकीर नजर नहीं आता था। उसके बावजूद उसे मानने वाले उस पर अंधा एतकाद रखते थे। वो दोनों कमरे के वस में खड़े हो गए। कुदरत के एक मुरीद ने डोले को बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर चला गया। शानी डरी हुई पलंग के बाजू पर बैठ गई। ताऊ शाम कड़क कर बोला, कुत्ते की बच्ची किस शान से पलंग पर बैठी हुई है? नीचे उतरो, नीचे उतरो। उसे शानी को खींच कर फर्श पर पटक दिया। कुदरत ने ताऊ को रोकने की अधूरी कोशिश की, फिर तवज्जो से शानी को देखने लगा। शानी लर्ज़ां तरसां सर झुकाए फर्श पर बैठी रही। करीबन 1 मिनट के मुराकबे के बाद कुदरत की सपाट आवाज उसके कानों में पड़ी। वो ताऊ से मुखातिब होकर कह रहा था, इस पर नहूसत के साए हैं, आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। ये नहूसत कैसे दूर होगी हजरत जी? ये नहूसत शायद इस बेचारी के साथ ही पैदा हुई है। हम इसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके असर को घटा जरूर सकते हैं। वस्बे आदत दिगा झुकाए झुकाए बोला, घटाओ हजरत जी, जरूर घटाओ। ताऊ शाम ने अजीब से लहजे में कहा। कुछ देर बाद कुदरतुल्लाह और ताऊ शाम आगे पीछे बाहर निकल गए। शानी फर्श पर बैठी चुपके चुपके आंसू बहाती रही। डोला उसे तसल्ली देने की कोशिश करता रहा। शाम से थोड़ी देर पहले हट्टी कट्टी नौकरानी रशीदा आई और उसने डोले को कमरे से बाहर भेज दिया। डोले के बाहर जाते ही 2 तनुमंद अफराद अंदर आ गए। एक के हाथ में तो चमकती हुई लाठी थी, दूसरे के कांधे पर कारबीन झूल रही थी। इन अफराद के अंदर आने की वजह चंद सेकंड बाद शानी की समझ में आ गई।
मोटी मुरीदनी ने शानी को करीब पड़ी चारपाई पर लेटने का हुक्म दिया। शानी ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो राइफल वाले ने आंखें निकाली। बीबी, जो कुछ कह रहे हैं उसी तरह कर, नहीं तो हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। चारों नाचार वो बांध की चारपाई पर सीधी लेट गई। शानी ने हुक्म मान लिया तो मोटी तादी मुरीदनी का लहजा जरा नरम पड़ गया। वो बोली, घबरा ना बीबी, तेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं कर रहे, इलाज करने लगे हैं तेरा। कैसा इलाज? देसी इलाज, जोंके लगानी है तुझे। जोंके? वो क्यों? बीबी, तूने सारी उम्र पिंड में गुजारी है, तुझे अच्छी तरह पता है कि जोंके क्यों लगाते हैं। बंदे के अंदर जो गंदा खून होता है जोंके चूस लेती हैं, बंदे का रोग कट जाता है। शानी उसे कैसे बताती वो बीमार नहीं, बीमार तो वो लोग खुद हैं। टोने टोटकों और झाड़ फूंक को अपना ईमान बनाकर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मगर ये बहस का मौका नहीं था। वो मफ्तू थी और फाते के मुंह से जो बात निकलती है वही ऐन हकीकत होती है। बारिश शख्स के हाथ में रस्सी के 2 टुकड़े थे। मुरीदनी ने शानी के दोनों बाजू चारपाई के दोनों बाजुओं के मुतवादी रखे और रस्सी के टुकड़ों को बांध के अंदर से निकालकर शानी की दोनों कलाइयां चारपाई के दोनों बाजुओं से बांधी। अजराई मेहरबानी शानी का दुपट्टा शानी के बदन पर दुरुस्त कर दिया गया। उसके बाद शानी ने जो मंजर देखा वो बड़ा लर्जा खेज था। 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। वो दोनों दरमियाने कद के थे और गोल मटोल नजर आते थे। उनके सर मुंडे हुए थे और जिस्म काले बजंग थे। लिबास के नाम पर उनके जिस्म पर फकत सफेद लंगोट नजर आते थे। उनकी उम्रें 20-25 के दरमियान होंगी। वो काफी हद तक हम शक्ल भी थे। इस बात का पता शानी को बाद में चला कि वो तो जुड़वा भाई हैं। उनके हवाले से कराता में चीज ये थी कि उनके चेहरों और जिस्मों पर छोटे बड़े महासे नजर आते थे। वो दोनों शानी के दाएं बाएं खड़े हो गए। एक मरतबा फिर दरवाजा खुला और इस मरतबा हजरत की छोटी बीवी सद्दफ अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा नकाब में था और फकत आंखें दिखाई देती थी। हाथों पर सफेद दस्ताने थे। उसकी आंखों में शानी के लिए सर्द, बोरी और गुस्सा मौजूद था। शानी को उसके हाथ में एक नश्तर और सिगरेट में भीगी हुई अल्कोहल से भीगी हुई रुई नजर आई। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? शानी कसमसाई। आराम से लेटी रहो, फरमाए अंदाम। मुरीदनी नहायत करख्त आवाज में बोली, जो कुछ तू कर चुकी है उसके बदले मैं तेरी खाल भी उतार दूं तो भी कम है। हम तो तेरा इलाज कर रहे हैं। राइफल बरदार के तेवर भी खतरनाक नजर आने लगे थे। शानी ने अंदाजा लगाया कि इसने मुजाहमत की तो शायद मुरीदनी बार पीठ पर आमादा हो जाएगी। सद्दफ आगे बढ़ी तो उसने तहकम से कहा, मुट्ठी बंद करो। शानी ने अपने लड़ते हाथ की मुट्ठी बंद की। सद्दफ ने बड़ी महारत के साथ शानी की एक शरियान काट दी। खून उबलने लगा। जुड़वा भाइयों में से एक आगे बढ़ा और उसने होलनाक अंदाज में अपने स्याह ऊंट शानी की जख्मी कलाई पर रख दिए। वो बड़े इत्मीनान से शानी का खून चूसने लगा। इसी दौरान में सद्दफ दूसरी कलाई की तरफ मुतवज्जो हो गई। यहाँ भी वही अमल दोहराया गया और दूसरे शख्स ने इस कलाई के जख्म पर मुंह रख दिया। शानी ये सब कुछ देख रही थी मगर खामोश थी। यूं लगता था कि अपने जिस्म पर से उसकी मलकियत खत्म हो गई है या अब इन लोगों का जिस्म है जिन्होंने इसे फतह किया है वो अब अपनी मर्जी से इसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। मुरीदनी शानी के पाँव की तरफ खड़ी हो गई और ऊँटों में मुसलसल कुछ बद बताने लगी। मुरीदनी शानी के पाँव की तरफ हो गई और ऊँटों में कुछ मंतर पड़ने लगी। राइफल बरदार एक तरफ रखे बूढ़े पर बैठ गया। सद्दफ अपना काम करने के बाद वापस चली गई। दोनों भाइयों की तरफ से खून चूसने का अमल जारी था। वो बड़ी रगबत से खून को अपने मुंह में जमा करते और फिर घूंट भर लेते थे। 1-2 बार उन्होंने बाकायदा डकार भी ली और वो खून चूसने के अमल में बाहर नजर आते थे। उनके बद्दे ऊँट दोनों शरियानों से चिपके हुए थे और सांस उनके नथनों से आ जा रही थी। कुछ देर पहले कुदरतुल्लाह की मुरीदनी ने जिन जोंकों का जिक्र किया था अब शानी को अंदाजा हो रहा था कि वो जोंके यही दोनों भाई थे। यह खूनी अमल तकरीबन आध घंटा जारी रहा। शानी के हाथ पांव सुन्न होने लगे। एक हल्की सी खूनूदगी इसकी पलकों को बोझल करने लगी। शायद वो मर रही थी मगर मरना इतना आसान नहीं था। वो जानती थी इतनी आसानी से कोई मरने नहीं देगा। मिलाकर कदमों की आहट सुनाई दी और सद्दफ अंदर दाखिल हुई। उसके आती मोटी तादी मुरीदनी ने अपना वजीफा बंद कर दिया। खून आशाम जोंकों में से एक ने अपने जानलेवा ऊँट शानी की नाजुक कलाई पर से हटा लिए। सद्दफ ने उसकी कलाई पर पाउडर का छिड़काव किया और फिर दवा में भीगी हुई थोड़ी सी रुई रखी और पट्टी कसकर बांध दी। तब वो दूसरी कलाई की तरफ मुतवज्जो हो गई। दोनों इंसानी जोंकों के चेहरे तमतमा रहे थे। आंखों में नशा सा था। अपने खून आलूद होंठ पूंछते शानी को भूखी नजरों से देखते हुए वो दोनों मोटी मुरीदनी के साथ बाहर चले गए। वो जब तक कमरे में रहे थे उनके होंठों से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। उनके जाने की थोड़ी देर बाद मुरीदनी वापस आई। उसके हाथ में ताज़ा जूस से भरा हुआ जग था। लो ये मौसमी का जूस पी लो, उसने शानी को उठाकर बिठाते हुए कहा। शानी को चक्कर सा आ गया। यूं लगा जैसे वो दोबारा चारपाई पर गिर जाएगी। इसका हल्क बिल्कुल खुश्क हो गया था। मुरीदनी ने इसरार के साथ इसे जूस पिलाया। कदरे हमदर्द लहजे में बोली, हजरत साहब का ये अमल कोई ऐसा वैसा नहीं है। बड़े बड़े रोग कट्टे हैं इस अमल से। देखना तेरे अंदर का सारा मैल कुचैल भी धुल जाएगा। एक आध बार थोड़ी सी तकलीफ होगी, उसके बाद बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाएगी तू। शानी ने चौंक कर मुरीदनी की तरफ देखा। मुरीदनी की बात से अंदाजा हो गया था कि ये खूनी अमल यहीं पर खत्म नहीं होगा। अभी से 1-2 बार मजीद इस खून खुआरी का सामना करना पड़ेगा। रात नीम सर्द और तारीख थी।
दूर कहीं गांव के किसी खेत में ट्रैक्टर चल रहा था। गांव की शुमाली जानिब आवारा कुत्तों का कोई बहुत बड़ा गिरोह रात के गश्त में मसरूफ था और गाये बगाए बेतरह शोर मचाने लगता था। कच्चे कमरे में लालटेन की लो थरथरा रही थी। शानी पलंग पर थी, डोला नीचे कच्चे फर्श पर रुई का गदेला बिछाए लेटा हुआ था। गांव की गली से कोई दिल चलाता हुआ गुजर गया। मेरियां गल्लां याद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी, फिर मैं तेनू याद आवांगा। शानी महवियत से सुनती रही। अचानक डोले की आवाज ने शानी को चौंका दिया। बाजी जी, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बात है? बाजी जी, मुझे लगता है आप किसी से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत। क्या मतलब? बाजी जी, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी आवाज, ये सब कुछ बताता है कि आपने कहीं चोट खाई है, बहुत गहरी चोट। शानी की जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। ताम इसने अपनी कैफियत चेहरे से जाहिर नहीं होने दी। संजीदगी से बोली, फजूल बातें मत करो। डोले ने झिझकते हुए बात जारी रखी। बाजी जी, क्या वाकई किसी से मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, उस बच्चे के साथ जो मेरे साथ यहाँ आया है। मेरी उसमें जान है और उसकी जान शायद मुझ में है। और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो मुझे जान से प्यारे हैं। नहीं बाजी जी, मैं और तरह की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, वो मोहब्बत जो बाकी सारी मोहब्बतों से वक्री होती है। डोले, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। शानी ने बेजारी जाहिर की। बाजी जी, मैं भी इन बातों को बेकार ही समझा करता था। कई दूसरे लोगों की तरह मैं भी सोचता था कि प्यार शय कोई शय नहीं है, ये बस दूध का उबाल है, खत्म हो जाता है। लेकिन फिर पता चला कि ऐसा है नहीं है। शानी ने गौर से डोले को देखा। जनाना कपड़ों में 3.5 फुट का मामूली शक्ल और सूरत वाला बोना, जिसने शायद बैठक तक भी नहीं पढ़ा था, फलसफियों की तरह बात कर रहा था। उसकी शक्ल पर अजीब सी मासूमियत थी और इस मासूमियत में धीमा सा कर्ब था। शानी को उसकी बात में दिलचस्पी महसूस हुई। उसने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने किसी से मोहब्बत की है। उसने एक लंबी सी आंख खींची, अपने छोटे छोटे हाथों को बालों में फेरा और बोला, मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है बाजी जी। जुर्म तो ये है कि बंदा मोहब्बत को बदनाम करे, उसका तमाशा बनाए। कौन है वो? शानी ने पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, एक लड़की है जी, पर मेरी तरह अपना आधा कद आसमान पर नहीं छोड़ आई है। ऊंची लंबी खूबसूरत है। मैं जानता हूँ कि वो कभी मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन सियाने कहते हैं ना जी कि जो शय मिल ना सके उससे और भी ज्यादा मोहब्बत होती है। लगता था डोला खुद भी शानी को बहुत कुछ बताना चाहता था। रात लंबी और खामोश थी। शानी ने डोले की हौसला अफजाई की। उसने अगले 1.5 घंटे में शानी को अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ बताया उसका खुलासा ये था। डोले के वालिद इमाम मस्जिद थे और बहुत अल्लाह लोग किस्म के शख्स थे। उनकी वफात के बाद डोले के चचा ने उसकी परवरिश की। डोले के चचा की रिहाइश मुल्तान में थी। मुल्तान से फिल्म इंडस्ट्री को बड़े बड़े लोग मिले। डोले को भी फिल्मों में आने का शौक चढ़ गया था। उसने कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। वो वक्ती तौर पर सर्कस चला गया। मुल्तान की एक मुतवस्सित आबादी अहमद नगर में डोले के चचा का घर था। उस घर के साथ ही नए किराएदार रहने के लिए आए थे। उनकी 2 लड़कियां थी। बड़ी का नाम सुंबल और छोटी का कोकब था। पता नहीं कैसे डोला बड़ी लड़की सुंबल के तीरे नजर का शिकार हो गया। वो उससे टूटकर मोहब्बत करने लगा, लेकिन ये खामोश मोहब्बत थी और यकतरफा भी थी। सुंबल की छोटी बहन कोकब अजीब खामोश सी लड़की थी। उसकी उम्र बमुश्किल 14-15 साल होगी। वो एकदम गुमसुम और अकेली रहती थी। बड़ी बहन की तरह वो भी खासी खूबसूरत थी। दोनों बहनों में प्यार भी हद से ज्यादा था। उन दोनों का बाप सैफ अहमद एक मामूली करियाना फरोश था और किताबों की जिल्दें वगैरह भी बनाता था। मुल्तान आने से पहले वो पाकपतन में दुकान करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ सुंबल के साथ डोले की वाबस्तगी और गहरी शदीद होती चली गई और खामोश मोहब्बत का ये अजीब सफर आज तक जारी था। ये कोई 8-10 माह पहले की बात है। सुंबल की छोटी बहन कोकब बीमार हो गई। उसे बुखार रहता था और वो रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। यूं लगता था कि छोटी सी उम्र में कोई रोग उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। एक रोज डोले ने इसरार के साथ सुंबल से पूछा तो उसने अपनी छोटी बहन के बारे में सब कुछ डोले को बता दिया। डोले ने एक सच्ची हमदर्द और खैर ख्वाह की हैसियत से ये सब कुछ सुना और सुंबल से मदद का वादा भी कर लिया। सुंबल ने अपनी लाडली बहन के बारे में जो कुछ बताया था उससे पता चलता था कि वो किसी से मोहब्बत करती है। वो लड़का भी उसे बहुत चाहता है, लेकिन लड़के के माँ बाप जो बहुत बड़े चौधरी हैं इस ताल्लुक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने न सिर्फ लड़के को कोकब के साथ मिलने से रोक दिया, बल्कि गरीब करियाना फरोश सैफ को पाक पतन से नकल मकानी करके मुल्तान आने पर भी मजबूर कर दिया। अब कोकब और उस लड़के के दरमियान राब्ता यकसर खत्म हो चुका है। डोले ने अगले 8-10 रोज में गौर फिक्र किया और आखिर इस फैसले पर पहुंचा कि वो सुंबल की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसे सुंबल और कोकब के लिए कुछ न कुछ करना होगा। वो खुद भी मोहब्बत के दर्द को समझता था। इसे पता था कि कोकब का इलाज कैसे और क्यों कर हो सकता है। वो एक दिन खामोशी के साथ मुल्तान से निकला और लाहौर आ पहुंचा। कोकब जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसका नाम सुंबल ने डोले को राजू बताया था। राजू के बारे में सुंबल और कोकब को सिर्फ इतना पता था कि उसका बड़ा भाई कपड़े की एक बड़ी मिल का मालिक है। यह मिल लाहौर के करीब जीटी रोड के साथ है और इसके साथ ही दवाइयां बनाने का मशहूर कारखाना है।
डोला किसी न किसी तरह खोज लगाता चौधरी बशीर तक पहुंच गया। डोले को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का फन आता था। वो बशीर के कारिंदों में भर्ती हो गया। इसे मालूम हुआ कि चौधरी बशीर का तो कोई भाई है ही नहीं। एक छोटा भाई फाखिर था जो कुछ अरसा पहले कत्ल हो गया था। इसका मतलब था कि राजू ने कोकब और सुंबल वगैरह से झूठ बोला था। बहरतौर डोला इस सिलसिले में मजीद तहकीक करना चाहता था। इस हवाले से वो अभी तक चौधरी बशीर के कारिंदों में मौजूद था। इसे एक दो छोटे बोटे सुराग भी मिले थे। बहरहाल उनके बारे में वो अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा था कि कहीं चौधरियों को किसी तरह का शक न पड़ जाए। डोली की रूदात भी उसके कदो कामत की तरह अजीब थी। वो एक खूबरू सरूकत दोशीज़ा से एक तरफा मोहब्बत करता था और इस दोशीज़ा की आंखों में आंसू देखकर वो दासानी किरदारों की तरह उसकी अश्क शोई के लिए निकल खड़ा हुआ था।